40। अच्छा जी, भाई अब जो भी हालात चल रहे हैं, आई कैप ने आपको किसी भी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं देनी कि बच्चे ने क्लासें नहीं ली थी, बच्चे के घर नेट नहीं आ रहा था, बच्चे को पता ही नहीं चला कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं। आपके घर तक काफ़ी तरीके मैंने इस्तेमाल किए थे पहुंचने के। सर आसिफ के ऑडिट वाले ग्रुप के अंदर भी लिंक शेयर कर दिया गया था। फिर इसके बाद जो मशहूर ज़माना हमारी वेबसाइट है, वो सबसे रिलायबल रिसोर्स है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वहाँ पे भी लिंक शेयर कर दिया गया था कोई दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब। फिर 3:30 बजे के करीब फेसबुक पे शेयर कर दिया गया था। फिर 5 बजे यूट्यूब ओपन हुआ, वहाँ पे शेयर कर दिया गया। तो अब इससे ज़्यादा यही हो सकता है कि मैं हर एक के घर आके पढ़ा दूँ, तो वो 1.5 घंटा अगर हर एक के घर आके पढ़ाएंगे तो वो मसला होगा। इंटरनेट अगर नहीं आ रहा तो वो तो फिर आपको बरकत मार्केट जाना पड़ेगा, या किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा, या किसी नेट कैफ़े में जाना पड़ेगा, या किसी दोस्त से बात करनी पड़ेगी। PTCL का वाईफाई तो चल रहा था। बस अब जो भी है, जहाँ भी है, शहर बदलना पड़े, इलाका बदलना पड़े, लेक्चर तो लेने पड़ेंगे। अब क्या करें, इसी तरह हैं। अच्छा, एक लीज़ की डिस्कशन कल हमारी GRV UGRV चल रही थी, उसको भी एंड पर रिज्यूम करेंगे। और एक डिस्कशन हमारी चल रही थी जो पास पेपर क्वेश्चन 12 की है, उसमें कितने लोगों ने जाके पास पेपर क्वेश्चन 12 के पार्ट बी पर फाइनेंस और ऑपरेटिंग के टेस्ट लगाए थे? ज़रा हाथ खड़ा करें। वो लगाने चाहिए थे आपको, ताकि पता चलता लीज फाइनेंस या ऑपरेटिंग है। वो एक बहस है, वो भी आज करनी है। फिलहाल आप IAS 38 का एक सवाल निकाल लें जी, पास पेपर का। पेज नंबर 245, 248 मेरे भाई, पेज 248, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 तो बबलू कर लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, एक है जी बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो हमारा रहता था IAS 38 में, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंट या अजीब कॉन्सेप्ट नहीं था कि उसके लिए अलग से आपको कोई कॉन्सेप्ट मुझे देना पड़े। समटाइम्स यू एक्वायर अ बिजनेस, यानी कि आप PTCL हैं, तो आप यूफोन के शेयर्स खरीद लें। जब आप यूफोन के शेयर्स खरीद लेते हैं, 100% बाय कर लेते हैं यूफोन को, तो ऐसी सूरत में यूफोन आपकी सारी बन जाती है। अब असल में आप यूफोन को खरीद नहीं रहे होते, उसकी लैंड के पैसे दे रहे होते हैं, उसकी बिल्डिंग के पैसे दे रहे होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स के पैसे दे रहे होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर PTCL यूफोन को बाय करती है तो फिर PTCL उसकी लैंड भी बाय कर रही है, उसकी बिल्डिंग भी बाय कर रही है, उसके सॉफ्टवेयर भी बाय कर रही है, और PTCL अगर उसकी कस्टमर लिस्ट की बात करें वो भी बाय कर रही है। गुडविल की तो मैं एंड पे बात करता हूं, गुडविल की एंड पे बात करता हूं। PTCL उसकी कस्टमर लिस्ट भी बाय कर रही है, PTCL उसका ब्रांड नेम भी बाय कर रही है। क्यों? क्योंकि यूफोन के ओनर्स जो हैं, पुराने वाले जो भी होंगे, अब तो PTCL नई ओनर बनने लगी है। इफ PTCL इज गोइंग टू बाय यूफोन, then PTCL will pay the price of land, building, plant, machinery, its softwares, hardware, सारी चीजों की प्राइस पे करेगी। और अगर PTCL यूफोन की पूरी खरीद लेती है उसको, तो फिर यूफोन के कस्टमर की लिस्ट भी PTCL के पास आ जाएगी। यूफोन के कितने कस्टमर्स हैं मोबाइल के। अब PTCL की नजर में ये परचेज कस्टमर लिस्ट होगी या इंटरनली जनरेटेड? तो परचेज कस्टमर लिस्ट का क्या करना था हमने? इंटेंजेबल बनाना था, नहीं बनाना था? बनाना था। परचेज्ड ब्रांड को क्या बनाना था? इंटेंजेबल बनाना था। परचेज मेथड को क्या बनाना था? इंटेंजेबल बनाना था। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, अगर एक बिजनेस किसी बिजनेस को बाय करे, तो क्या उस बिजनेस को बाय कर रहा होगा या उसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंटेंजेबल सबको बाय कर रहा होगा? अब सवाल यह राइज होगा कि उस
उसके जो ब्रांड्स हैं, उसके जो अपने कस्टमर लिस्ट हैं, वो तो इसने शायद अपनी किताबों में शो ना की हो। यूफोन ने अपनी किताबों में अपनी कस्टमर लिस्ट क्यों नहीं शो की होगी? IS 38 मना करता है। यूफोन ने अपनी किताबों में अपना ब्रांड नेम क्यों नहीं शो किया होगा? इंटरनली जनरेट है। तो इंटरनली जनरेटेड चीजें यूफोन ने अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं की होंगी। लेकिन मैं जब पीटीसीएल के एंगल से डिस्कशन शुरू करूंगा तो मेरे लिए ये सारी चीजें परचेज्ड होंगी या इंटरनली जनरेट होंगी? परचेज्ड होंगी। अब मैं इनको रिकॉर्ड किस पे करूंगा? मैं रिकॉर्ड किस पे करूंगा? तो वो पेज 206 पे एक लाइन लिखी भी है, इसको आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेज 206 पे, इफ एन इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज कॉस्ट इज इट्स फेयर वैल्यू। हाईलाइट इतनी सी बात करनी है तो कर सकते हैं। पेज 206, इफ एन इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर करने का क्या मतलब है? आपने कोई इंटेंजिबल खरीदा या पूरी कंपनी खरीद ली है? पूरी कंपनी खरीद ली है, चलता हुआ बिजनेस, उसके इंटेंजिबल सारे आपके हैं। इनको रिकॉर्ड किस पे करना है जरा बताएं? तो हमारे लिए, पीटीसीएल के लिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल्स ऑफ यूफोन? फेयर वैल्यू, जो उनकी बाजार में फेयर वैल्यू होगी। तो पीटीसीएल ने यूफोन का सॉफ्टवेयर कितने में खरीदा जो उसकी फेयर वैल्यू है? पीटीसीएल ने यूफोन की कस्टमर लिस्ट कितने में खरीदी जो उसकी फेयर वैल्यू है? पीटीसीएल ने यूफोन का ब्रांड नेम कितने में खरीदा जो उसकी फेयर वैल्यू है? एक और भी फड्डा आएगा, सारे पैसे पे करने के बाद यूफोन वाले फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे। वो शायद गुडविल की मद में आप पे कर रहे होंगे, लेकिन वो डिस्कशन मैं बाद में करता हूं। ऑब्वियसली एक रनिंग बिजनेस आप चलता हुआ खरीदेंगे तो गोरमे वालों की चीजें अगर आप खरीदें, गोरमे का बिजनेस, तो आपको गोरमे के एसेट से ऊपर भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो उसके गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो ये जी डिस्कशन है इस सवाल में। बस एक बात सुन लें, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो जो भी एसेट हम एक्वायर करेंगे उनकी कॉस्ट लेंगे हम फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने बिजनेस को बाय किया। जी सर, अगर जो है उसको जो है वो इसलिए नहीं उसकी मतलब कैलकुलेशन करते क्योंकि वो खुद ब खुद बन जाती है, उसको कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं लगानी पड़ती वो कस्टमर लिस्ट में आने के लिए। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू ही लेनी है तो फेयर वैल्यू तो यूजर भी यूज नहीं कर सकता। उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती ना। उसने तो बनाने वाले ने, हमने कहा था बनाने वाला इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता चीज़ें, कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। खरीदने वाला इसलिए उसको रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसको पता होता है उसमें कितनी वर्थ है, उसकी प्राइस वो पे कर रहा है। तो बहरहाल स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली मना किया हुआ है, बात सिंपल है। Apple Limited is in the process of finalizing its consolidated financial statements. Consolidated financial statements क्या होंगी? जिसमें पीटीसीएल के अपने भी इंटेंजिबल्स आ रहे होंगे। 248 है पेज नंबर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगी बोले? जिसमें पीटीसीएल के अपने भी इंटेंजिबल्स आ रहे होंगे और जो पीटीसीएल ने यूफोन के इंटेंजिबल्स खरीदे हैं वो भी आ रहे होंगे। तो Apple Limited is in the process of finalizing its financial statements. Apple Limited is like PTCL. For the year ended 30 जून 2018, following information relates to groups intangibles. ग्रुप कौन होगा? ग्रुप दोनों मिला के एप्पल और वो जिसको खरीदने जा रहे हैं, एप्पल मैंगो को खरीदेगा, यानी पीटीसीएल यूफोन को खरीदेगा। तो Apple Limited is in the process of consolidated financial statements. Following information relates to groups intangibles. एज ऑन 30 जून 2017, पिछले साल के आखिरी दिन, जून 18 हमारा साल, पिछले साल के आखिरी दिन एल के पास एक लाइसेंस था और वो जो लाइसेंस था, असलहे का लाइसेंस होगा, फिशिंग लाइसेंस होगा, उस पर सरप्लस भी आया हुआ था। लाइसेंस किताबों में 450 का पड़ा हुआ था रिवैल्यूड अमाउंट उसकी, यानी पिछले साल के आखिरी दिन रिवैल्यूशन हुई होगी ना, तो किताबों में वो 450 का पड़ा हुआ था और उसका सरप्लस था 30 का। आगे चलें, ऑन 1 जुलाई 2017 साल के पहले दिन EL एक्वायर्ड 100% मैंगो लिमिटेड। एंटायर शेयर होल्डिंग का क्या मतलब है? 100% मैंगो लिमिटेड। अब मैंगो लिमिटेड बाय हो रहे होंगे या फिर उसके सारे एसेट्स भी बाय हो रहे होंगे? ₹1950। मैंगो लिमिटेड को कितने में बाय किया? 1950
1950। तो हमने मैंगो लिमिटेड को 1950 में बाय किया। 1950 कैश पेमेंट करके हमने मैंगो पूरी कंपनी बाय कर ली 1950 मिलियन में। फेयर वैल्यूज ऑफ एसेट्स इन एमएल की बुक्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आर गिवन बिलो। एमएल की किताबों में एक सॉफ्टवेयर था 200 मिलियन का। 200 मिलियन का क्या था? सॉफ्टवेयर। उसके भी हमने पैसे पे किए। 1950 जो पे कर रहे होंगे उसमें 200 सॉफ्टवेयर की मद में पे कर दिए। 1545 अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में कोई भी चीजें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अदर एसेट्स की मद में कितने पैसे किए? 1545। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एमएल हमने जो मैंगो को खरीदा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, यानी इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमने उसकी खरीदी हैं। वो क्या हैं? वो क्या चीजें हैं, उनकी तरफ हम आते हैं। पेज हमारा चल रहा है 248। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अच्छा, पहले मुझे बताएं, मैंने चलती चलाई कंपनी खरीदी कितने में? 1950 में। 1950 जो मैंने पे किए उसमें से सॉफ्टवेयर्स के लिए कितने पे किए? 200। बाकी चीजों के लिए कितने पे किए? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कुछ और इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। जिस दिन हमने उसको खरीदा है उसकी कस्टमर लिस्ट की बाजार में कीमत कितनी थी? 20 मिलियन। अब मुझे बता दें मैंने 20 मिलियन किस मद में पे किए? उसकी क्या बाय की? कस्टमर लिस्ट बाय की। सबर अभी नोट नहीं करना। कस्टमर लिस्ट बाय की। कितने में कंपनी खरीदी चलती चलाई? 1950। उसमें सॉफ्टवेयर की मद में कितने पैसे पे किए? 200। उसके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी की मद में कितने पैसे पे किए? 1545। अदर एसेट्स की डिटेल इसलिए नहीं दे रहा कि हमसे IAS 38 का नोट बनवाना है, तो इसलिए ये नहीं बता रहा कि प्लांट, मशीनरी वगैरह कितने खरीदे, वो अलग अलग नहीं दे रहा, इकट्ठे ही दे रहा है अदर एसेट्स। और इसके बाद कस्टमर लिस्ट की मद में कितने पैसे दिए? 20 मिलियन। एक और चीज हमने उससे खरीदी है। ऑब्वियसली अगर कंपनी खरीदी तो उसकी सारी चीजें ही खरीद ली ना। एक और चीज हमने खरीदी है। उस कंपनी ने ना, मोबाइल बंद करना, उस कंपनी ने कोई R&D प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था। तो टिल एक्विजिशन डेट जब हमने उसको खरीदा, ML ने R&D की हुई थी 80 मिलियन की। कोई प्रोडक्ट बना रही थी जिसका नाम था ABC। ML ने ये अपनी किताबों में एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, बिकॉज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन 1 जुलाई। यानी 1 जुलाई को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया था, उससे पहले पूरा। तो अब मुझे बता दें, टिल एक्विजिशन यानी 1 जुलाई तक वो यूफोन जो मैंने आपके सामने शो की, उसने R&D का कितना खर्चा किया था और उसमें से कितना कैपिटलाइज किया था। क्यों नहीं कैपिटलाइज किया था? क्योंकि वो बुरी वाली चल रही थी। लेकिन मेरे लिए दरियाब ये परचेज्ड R&D बन जाएगी। याद आ रहा है? थोड़ा 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 मेरे लिए ये कौन सी R&D बन जाएगी? परचेज्ड R&D। तो उसको तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। किस पे रिकॉर्ड करूंगा ये आपने मुझे बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक लाइन आपको पढ़वा के रहा हूं। फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? तो फॉर दैट पर्सन 80 का खर्चा कुएं में फेंक दिया उसने और किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया। बट फॉर मी, मैं तो पेरेंट हूं, मैं तो इस कंपनी को खरीद रहा हूं। फॉर मी, मुझे क्या गाइडेंस अवेलेबल है? मुझे ये गाइडेंस अवेलेबल है कि यू आर बायर
So for you it is purchased R&D and you should record it. पहली बात. And second बात, at what amount? At what amount? वो मैं अभी पढ़ाया हूं. In business combination, everything will be recorded at fair value. Softwares will be recorded at fair value. R&D will be recorded at fair value. And customer list, bought customer list, मैंने खुद नहीं बनाई हुई, will be recorded at fair value. अब मुझे बता दें, अगर मैं चलता चलाया बिजनेस खरीदूं तो मैंने उसकी सारी चीजों को किस पर रिकॉर्ड करना है? अपनी बुक्स में, फेयर वैल्यू पे. अब आप मुझे बस आज की क्लास का सिर्फ एक चैलेंज था, इसके बाद आगे चीजें ना सारी वो IAS 38 वाली पुरानी है, उनमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना. आज की क्लास का एक चैलेंज, मैं R&D को 80 पे रिकॉर्ड करूं या ऑन दिस डेट AL का अंदाजा है कि R&D की फेयर वैल्यू 95 है. 80 पे रिकॉर्ड करूं या 95 पे? अभी एक लाइन पढ़ के आए हैं शुरू में. ऑन एक्विजिशन डेट, इफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अकरिंग, द एक्वायर्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू. मैं ये देखूं कि उसने कितने पे रिकॉर्ड करके एक्सपेंस में डाला था, या ये देखूं मेरे खरीदने वाले दिन फेयर वैल्यू क्या है? मेरे खरीदने वाले दिन फेयर वैल्यू क्या है? अब जरा आप मुझे एप्पल के जूते पहन के बता दें, एप्पल ने किसको खरीदा? मैंगो को. उसमें मैंगो के सॉफ्टवेयर की मद में कितने पैसे पे किए? 200. टोटल कितने पैसे पे किए? 1950. 1950 में से 200 सॉफ्टवेयर के लिए पे किए, 1545 प्लांट बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के लिए परचेज किए. इसके लिए आपने 95 पे किए, इस क्योंकि 1950 में से ही पेमेंट्स हो रही है ना सारी, इसके लिए आपने 95 पे किए. और कस्टमर लिस्ट के लिए आपने कितने पे किए? अब मुझे बताएं, अगर मैं कोई चीज 1950 की खरीदूं, उसमें मेरे पास 200 वाले सॉफ्टवेयर आ रहे हो, 1545 वाले प्लांट मशीनरी बिल्डिंग आ रही हो, ABC प्रोडक्ट आ रही हो, ABC प्रोडक्ट R&D टाइप परचेज्ड R&D, वो आ रही हो 95 की, तो ये बैलेंसिंग क्यों नहीं मैच कर रहा? मुझे DOG ने काटा है कि मैं और पैसे पे करूं. एक और इंटेंजेबल बोला है भाई ने, परचेज्ड गुडविल. वो भी तो बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए. परचेज गुडविल या इंटरनली जनरेटेड? ये AL की अपनी गुडविल है एप्पल की, या मैंगो की गुडविल है? और ये पैसे देके खरीदी है या खुद बनाई है AL ने? पैसे देके खरीदी है. अब मुझे बताएं क्या किया करेंगे? 2 फिगर्स हुआ करेंगी पेपर में. एक फिगर होगी हमने कितने का खरीदा बिजनेस को, दूसरी नीचे सब की फेयर वैल्यू आया करेगी. इधर क्या फिगर आया करेगी? जल्दी बोलें. हमने बिजनेस को कितने में खरीदा, इधर सबकी, उसमें से जब सबकी फेयर वैल्यू माइनस कर देंगे और फिर भी अकाउंट टैली नहीं करेगा, व्हाट डज इट मीन? एक्स्ट्रा पैसे किसके पे कर रहे हैं? गुडविल के. बैलेंसिंग फिगर निकालें, इसका नाम गुडविल, परचेज गुडविल, नोट कर लो. तो ये 90 एक चैलेंज था और एक चैलेंज 95 था. 95 क्यों चैलेंज था? उसमें 2 फिगर्स दी हुई थी, एक 80 की भी दी हुई थी और एक 95 की भी. हमने किस पे रिकॉर्ड करना है? 80 पे, यानी पुराने ने जितना खर्चा किया, या हमने जो फेयर वैल्यू साइन की? सुबह सुबह आते ही पढ़ाया था ना क्लास में, द बिजनेस कॉम्बिनेशन में एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू. चलिए जी, मुझे बताएं अभी तक कितने इंटेंजिबल्स हो गए? नहीं नहीं, हमारा लाइसेंस भी तो है ना. अभी पहली लाइन भूल गए, हमारा लाइसेंस भी तो एक पड़ा हुआ है अपना. एक हमारा लाइसेंस हो गया, इसको ले जाऊं इंटेंजिबल्स में?
इसको ले जाओ इंटेंजिबल्स में, एबीसी प्रोडक्ट, इसको भी इंटेंजिबल्स में ले जाएंगे, और ये लिखा होगा प्रोडक्ट इस साल कंप्लीट भी होगी R&D। कस्टमर लिस्ट को इंटेंजिबल में ले जाएं, गुडविल को, ये क्या हो रहा है आज की क्लास में, कस्टमर लिस्ट और गुडविल क्यों इंटेंजिबल में जा रही हैं, परचेज्ड हैं, और ये प्रोडक्ट क्यों जा रही है, ये भी तो बुरी वाली डेवलपमेंट थी, लेकिन ये परचेज्ड R&D है। परचेज्ड R&D बोले क्या बन जाती है हमारे लिए, इंटेंजिबल। सॉफ्टवेयर दो है ना 100 मिलियन वाले, तो नहीं, बस वो डिस्पोजल हो रही होगी तो अलग से देख लेंगे कौन सा बिक है। ओके, अच्छा ये सारी फिगर्स को अब मैं ओपनिंग में डाल दूं, 200 को, 95 को, 20 को, 90 को ओपनिंग में डाल दूं, एक्सेलेंट, एडिशन में जाएंगी, क्यों, ये लाइन पढ़ें, ऑन 1 जुलाई 17 वी एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग। तो क्या ये पिछले साल के आखिरी दिन हमारे पास पड़ी हुई है, या ये हमने अपने साल के पहले दिन बाय की हैं, हाँ अपने साल के पहले दिन हमने बाय की हैं। चले जी, यहां तक जितना डेटा अवेलेबल है मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे शो करने से पहले एक दफा सवाल को पूरा पढ़ लेता हूं। अच्छा, पिछले साल के आखिरी दिन हमारे पास क्या पड़ा हुआ था जी, लाइसेंस, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 450, ठीक है, और उसमें सरप्लस कितना था 30। इस साल हमने चलता चलाया बिजनेस खरीदा, नाउ विजन अपना ब्रॉड करें, चलते चलाए बिजनेस में जो भी खरीदा उसको हम अपनी किताबों में किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे। लेकिन क्या जरूरी है कि सिर्फ उन्हीं चीजों की प्राइस पे कर रहे हो, या बिजनेस के ऊपर भी कोई पैसे इसके पे कर सकते हैं। टोटल पेमेंट कितनी की हमने बिजनेस खरीदने की, उसमें सॉफ्टवेयर के लिए कितने पे किए, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी के लिए, R&D को उसने अपनी किताबों में किस पर रख कर खर्चे में डाला था, हमारी नजर में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 95, और उसकी कस्टमर लिस्ट हमने 20 की खरीदी। अब 1950 में से जब हमने फेयर वैल्यू सबकी माइनस की तो जवाब बराबर नहीं आ रहा था, इट मींस बाकी पैसे हम परचेज गुडविल है हमारी। आगे तो बस वो बचपन वाली बातें हैं। ML इनकट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, दिस कौन सा है मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये वाला ML इनकट फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे इसने ये खर्चे किए हैं, प्रोजेक्ट तो एक ही है ना, ये वाला जो चल रहा है, फ्रॉम 1 जुलाई 17 टिल लॉन्चिंग डेट, लॉन्चिंग कब हुई है 1 मई को। अच्छा एक और बात सुने, 1 जुलाई से 1 मई तक लैब अब खुली रही है, तो 1 जुलाई से 1 मई तक लैब खुली रही है, मई जून 2 महीने अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी, और 1 मई तक जितना खर्चा आया है उसको अब अलग अलग करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और मैंने कहा था जब आप परचेज R&D कर लेना उसके बाद आप रिसर्च दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो अब आपने करनी है। अब तो यूफोन हमारी बन गई ना, यानी मैंगो कंपनी हमारी बन गई। आप बता दें ये रिसर्च को किधर डालें, बस एक्सपेंस और कैपिटलाइज बता दें, ई और सी लिखवा दें, कोई 1-2 लाइन आपकी गलत होगी इंशाल्लाह, बाकी गलत नहीं होंगी मेरे ख्याल से। एक्सपेंस को, रिसर्च को कहाँ डालें, एक्सपेंस में। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन तो मेन चीज़ होती है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन ही तो मेन चीज़ होती है, और क्या होता है पीछे, यही तो कैपिटलाइज करना होता है। अभी स्टैंडर्ड के पैरास खोल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल रही हैं, कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट डिज़ाइन ही तो मेन चीज़ होती है जिसको आपने कैपिटलाइज करना होता है। अब ये डिस्कशन सारी पुरानी शुरू हो गई है। ये रिसर्च की एग्जांपल्स हैं, पेज 207 पे, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सर्च इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स प्रोडक्ट्स, एंड ये डिज़ाइन इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, डिजाइनिंग ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। और इधर मैंने आपको लफ्ज लिखवाया था क्या, डिजाइन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव। अब जरा सोच लें ये क्या लफ्ज होगा, प्रोडक्ट डिजाइन, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव या चूजन ऑल्टरनेटिव एज्यूम करें, इसे बोले चूजन ऑल्टरनेटिव एज्यूम करें, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव का लफ्ज लिखा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट डिजाइन हमारी मेन वाली प्रोडक्ट डिजाइन हो रही है ना, तो डिजाइन का लफ्ज मैंने कहा था दोनों जगह नजर आ रहा है, रिसर्च में भी नजर आ रहा है, लेकिन रिसर्च में डिजाइन के लफ्ज के आगे क्या लिखा हुआ है, बोले डिजाइनिंग ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, और इधर क्या लिखा हुआ है
अब अगर सवाल साइलेंट है तो मेरे ख्याल से तो हम अच्छी वाली डेवलपमेंट ही एज्यूम करें इसको क्या कर दें, बोले कैपिटलाइज। तो आगे तो उसने बच्चों वाली चीजें दी हैं। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, ये ढूंढ लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये पैरा 59 में है। कौन सा वाला पॉइंट है? कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। और हाँ मुझे पता है पायलट प्लांट इकोनॉमिकली चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट अच्छी वाली में ही फॉल करता है। तो कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, यस वी नो इट इज नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, यस वी नो, बट स्टिल इट इज डेवलपमेंट। असल में पायलट प्लांट बनता ही तब है जब डेवलपमेंट जो है वो हो रही हो, और अगर बुरी वाली हो रही है वो और बात है। बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट कौन सी वाली चल रही होगी? अच्छी वाली, कैपिटलाइज। ये जरा आप खुद जज करके बता दें, ये आपको इन पैराज में नहीं मिलेगा। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, जब तक फैक्ट्री में भेजना था उससे पहले जरा प्रोडक्ट को हमने रिफाइन किया, कैपिटलाइज। इसकी मिसाल आई है 16 में आप पढ़ते थे, पहली दफ़ा जब आपने गाड़ी खरीदी सेकेंड हैंड तो उसको पेंट शेंट कराया, तो हम कहते थे इसको पेंट शेंट कराने का खर्चा कैपिटलाइज करें। बाद वाली मेंटेनेंस एक्सपेंस में जानी है, लेकिन पहली दफ़ा आपने गाड़ी को सेटमेंट कराया, उसके टायर चेंज कराए, उसका इंजन चेंज करवाया, उसको बॉडी का पेंट करवाया, डेट इज रिफाइनमेंट, ये तो कैपिटलाइज होगी। ट्रेनिंग स्टाफ, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एक्सपेंस। टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन, टेस्टिंग तो हमेशा ही ट्रायल रन कॉस्ट टाइप चीज है, डेट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज। प्री प्रोडक्शन से मतलब है फैक्ट्री को देने से पहले हमने टेस्ट करके प्रोडक्ट देखी, टेस्टिंग विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। ये वो एक पॉइंट था जो अजीब सा एक आपने दिया इस दफा। कोई एक दो पॉइंट आया करेगा अजीब सा, बताएं ये क्या था? लॉन्चिंग तो एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीज होगी, लॉन्चिंग सेरेमनी, लॉन्चिंग तो एडवर्टाइजमेंट टाइप चीज होगी, और अलग अलग तो कर नहीं सकते हम, बहरहाल 105 इकट्ठा ही दिया हुआ है। प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन नहीं 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 नहीं, ट्रायल प्रोडक्शन के साथ ट्रायल प्रोडक्शन लिखता है वो टेस्टिंग है, प्रोडक्शन से मुराद फैक्ट्री के अंदर आप घुस गए वो, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल का खर्चा है, तो डेट इज कॉस्ट ऑफ सेल टाइप खर्चा, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये वो वाला खर्चा है। ये तो बिल्कुल ही IAS 38 के स्कोप से बाहर है, इसको तो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड डील करेगा और देखेंगे वहां पे प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। तो फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे प्रोडक्शन है, और प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले खर्चे एडवर्टाइजमेंट है। तो इसको आप अलग अलग कर भी नहीं सकते, कर भी लेते हो तो इन एनी केस दोनों ही एक्सपेंस में जाने हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूं इक्का दुक्का पॉइंट तो हुआ करेगा जो हमेशा ही आपके लिए नया होगा, उसका कोई हल नहीं है। अच्छा जी आगे चलें, पॉइंट 4 का क्या करना है? साल के पहले दिन AL की अपनी कस्टमर लिस्ट जो है उसकी वैल्यू माशाल्लाह 35 मिलियन है। एक्सेलेंट। तो AL तो हम खुद हैं, मैंगो हमारे लिए परचेज्ड वाली चीज है, तो AL ने तो इंटरनली जनरेट की हुई है, तो AL की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है। AL की जिम्मेदारी क्या होती है? AL की जिम्मेदारी होती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना और जिस कंपनी को खरीदा है उसके इंटेंजिबल भी साथ शो करना। अब मैंगो की कस्टमर लिस्ट को हमने क्यों इंटेंजिबल में आज डाला था थोड़ी देर पहले? वो परचेज्ड है, और ये इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे पेपर में, बस पॉइंट 4 क्रॉस कर दें, कुछ भी नहीं करना, और ऐसी कोई लाइन भी नहीं डालनी कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, बस इग्नोर कर दिया। नीचे कोई लाइन नहीं लिखी हुई कि इग्नोर करने वालों को अलग से बताओ। गुडविल के अलावा बाकी चीजों की लाइफ क्या है? 10 साल। तो मेरे ख्याल से ना जगह जगह लाइफ नहीं दी उसने, लाइफ एक ही दफा रेंट पे दे दी, तो ठीक है सबको एक ही दफा 10 साल पे डिप्रिशिएट कर देंगे, अमोर्टाइज जो भी करना हुआ। अच्छा, हमने एक सॉफ्टवेयर 110 मिलियन में बेच दिया है, किस दिन बेचा है? 9 महीने इस्तेमाल करके, 9 महीने इस्तेमाल करके। हमने वो सॉफ्टवेयर किस दिन खरीद लिया था? 1 जुलाई को। कितने खरीदे थे वैसे? ये कैसे इल्हाम हुआ आपको? एक्सेलेंट। 200 डिवाइड बाय 100, 200 डिवाइड बाय 100, तो कितने सॉफ्टवेयर हो गए? 2। 100 मिलियन के 2 सॉफ्टवेयर हो गए, तो उनमें से एक क्या कर दिया? बेच दिया। 110 कहां जाएगा? PP के नोट में, IAS 38 के नोट में?
110 कहीं नहीं जाता, ये सेल प्राइस है, ये डिस्पोजल के अकाउंट में जाएगा। हाँ, हम जरूर बाकी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह निकाल के दिखाऊंगा। फिक्स्ड एसेट बेचा कितने का, मेरा नहीं ख्याल ये पीपी के नोट में कहीं जाता है डब्बों में, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या अकम्युलेटेड ऑप्शन। हाँ, इनकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 100 रुपये, वो हम इंशाल्लाह निकालेंगे, अकम्युलेटेड ऑप्शन भी इनके निकालेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर हैं इसलिए अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन का लफ्ज़ बोलेंगे। ग्रुप फॉलोज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एज कॉस्ट मॉडल फॉर अदर इंटेंजिबल्स, एंड इन द एंड साल के एंड पे लाइसेंस की फेयर वैल्यू 350 है। साल के शुरू में कितनी थी? 450। साल के एंड पे कितनी है लाइसेंस की वैल्यू? 350। गुडविल इज इम्पेयर्ड बाय 20%। गुडविल इम्पेयर होती है या डेप्रिशिएट होती है? इम्पेयर होती है, डेप्रिशिएट होती है? इम्पेयर। तो गुडविल इंशाल्लाह 90 की निकल आई है हमारी, इसको इम्पेयर भी करेंगे साल के एंड पे। कितने परसेंट से? 20% से। बस ये था सवाल, शुरू करेंगे। किसकी सूरत में? हाँ, एक्वायर्ड शेयर होल्डिंग में अगर क्राइटेरिया दे दे अलग से तो वो हमने सवाल करने हैं कंसोलिडेशन में। शुरू करें जी। एप्पल लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30/6/18। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और 6-7 लाइनें छोड़ के अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन स्लैश इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट भी इधर ही डाल देंगे। ये शुरू कहां से होते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस से। फिर इसमें क्या आती हैं भाई? सवाल का आपने सोल्यूशन ही देखना। सोल्यूशन में जिस तरीके से गुडविल निकाली है वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी हुई। मैंने आपको जिस तरीके से गुडविल निकलवाई है वही वर्किंग आपने नोट करनी थी, ऐसे जो एरोज बना के। तो इस सवाल का सोल्यूशन नहीं देखना, बस व्हाइट बोर्ड वाले देखें। अच्छा, एडिशन में ना बेहतर है कि दो चीजें अलग अलग शो कर दिया करें, किसी को याद हो तो। एक्विजिशन और इंटरनली जनरेट। इंटरनली जनरेट। और क्या आएगा? डिस्पोजल और क्लोजिंग। बताइए जी, और क्या आएगा? डिस्पोजल और क्लोजिंग। हाँ, जिस वक्त रिवैल्यूएशन आती है तो रिवैल्यूएशन के वक्त तो अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन का बैलेंस भी शिफ्ट किया जाता है एसेट अकाउंट के अंदर, और रिवैल्यूएशन भी रिकॉर्ड होती है। अब मैं 3 लाइनें डालने लगा हूं, लेकिन वो मैं डालूंगा आज ब्लू मार्कर से। वो 3 लाइनें आपने कब डाला करनी है? जब सवाल में आ जाए रीवैल्यूएशन। 2 लाइनें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाले कॉलम में जाएंगी और 1 लाइन अमोर्टाइजेशन वाले कॉलम में जाएगी। इधर बता दें 2 लाइनें कौन सी नहीं आएंगी रिवैल्यूएशन की वजह से? रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, 1 लाइन ये आ जाएगी। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ अकम्युलेट, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस नहीं, वो तो रिटेन अर्निंग में जाता है। ट्रांसफर ऑफ अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन बैलेंस टू एसेट अकाउंट। ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर। अच्छा, इधर 2 लाइनें आ जाएंगी नहीं, इधर 1 लाइन नहीं आ जाएगी ड्यू टू रिवैल्यूएशन। एक चीज मुझे बता दें अगर आपको याद हो, इधर अमोर्टाइजेशन पहले आती है या ट्रांसफर पहले आती है? जो मर्जी कर दीजिएगा पेपर में, कोई मसला नहीं, लेकिन
मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, जो मर्जी करें, आप सवाल को देखें और फिर डिसाइड करें। अगर आपको लगे रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है, तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दीजिएगा, फिर लाइन डालिएगा अमोर्टाइजेशन की। FR1 की बातें हो रही हैं। अगर आपको फील हो रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है, तो फिर ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दीजिएगा, ट्रांसफर। और अगर आपको लगे रिवैल्यूएशन साल के, तो फिर अमोर्टाइज करके फिर ट्रांसफर कीजिएगा। आप जरा देख के बताएं कि साल के एंड की रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है, एक दी हुई है पिछले साल के एंड की, एज ऑन 30 जून, ये पिछले साल के एंड की रीवैल्यूड अमाउंट है, और एक दी हुई है हमारे साल के एंड की रीवैल्यूड अमाउंट। इट मींस कि रिवैल्यूएशन इज नॉट डन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, इट इज डन एट द, देयरफॉर इट इज बेटर कि एरर का चांस ना हो। आप पहले क्या शो करें, अमोर्टाइजेशन। अब इनको क्या कर दें, ट्रांसफर फ्रॉम यहां से टू यहां, और एक और लाइन ब्लू मार्कर से डालें जो रिवैल्यूएशन की वजह से आनी है, दैट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन, मे बी सरप्लस, मे बी लॉस। हाँ, ट्रांसफर पहले आएगा ना, ट्रांसफर करके एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा, फिर उसे रिवैल्यू करेंगे। अब वो ब्लैक मार्कर मैंने वापस पकड़ लिया है, मुझे कोई एक एक लाइन बता दें जो इधर डालनी है ताकि खत्म हो। डिस्पोजल, क्लोजिंग छोड़ो, क्लोजिंग वो आ जाएगा, बस पहले बस डिस्पोजल इधर लिख दो। अच्छा यार सॉरी, अमोर्टाइजेशन के साथ एक और लाइन आनी थी इम्पेयरमेंट की, माजरत। तो कोई नहीं, आपने लिख लिया तो नीचे लिख लें, कोई मसला नहीं। बल्कि ठीक है, हम बड़े बड़े बच्चे बन जाते हैं, हम बड़े बच्चे बन जाते हैं। अगर आपसे गलती हो गई है तो कोई मसला नहीं, अब नीचे हम इधर इम्पेयरमेंट काट देते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं क्या चल रहा था, बोले ट्रांसफ़र, ताकि उसकी ज़रा रिवीजन भी हो जाए। और इधर क्या आ जाएगा, बोले डिस्पोजल। एक लाइन किसके लिए छोड़ दूं, क्लोजिंग। अब एक लाइन क्लोजिंग के लिए छोड़ के क्या डालूं, नया लाइन आइटम, अकामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। अगर आप इसमें मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ ओपनिंग लिख दूं, हालांकि मुझे पता है ओपनिंग इम्पेयरमेंट नहीं है, तो सिर्फ इधर इम्पेयरमेंट लॉस। अब जगह बिल्कुल नहीं बचनी, इसलिए मैं ओपनिंग नहीं लिख रहा, ओपनिंग आप लोग लिख लें खुद, वहाँ डैश डाल दीजिएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इम्पेयरमेंट लॉस, और यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। अच्छा जी, जब सवाल में रीवैल्यूएशन आ जाए तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में कितने कॉलम ऐड होंगे, 2 रोज। ट्रांसफर और इनकी तरतीब हमेशा यही है, इधर ट्रांसफर पहले आनी है या अमोर्टाइजेशन पहले आनी है। क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है ईयर, इसलिए क्या बेहतर है, पहले जो है वो अमोर्टाइजेशन आ जाए, तो ईयर एंड पे फिर ट्रांसफर कर दीजिएगा अमोर्टाइजेशन को। अच्छा जी, अब जैसे जैसे खुलती जाएंगी चीजें वैसे वैसे हम नोट करते रहेंगे। अब सवाल में हैफेजर्डली नहीं चलना, पहली लाइन से शुरू कर दें सवाल। लाइसेंस की पिछले साल की वैल्यू बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। 450, और पिछले साल की कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन बताएं, और 30 चपेट मारूं। पिछले साल की फेयर वैल्यू बताएं 450, पिछले साल की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन बताएं, क्यों, एक्सेलेंट भाईजान। जब पिछले साल के एंड पे रीवैल्यू हुआ होगा ना, तो रीवैल्यूएशन के दिन सारी अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन कहां फेंक दी होगी, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होगी ना। तो अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का बैलेंस मैं क्यों जीरो लेके स्टार्ट करूं, क्यों जीरो लेके स्टार्ट करूं लाइसेंस में, इधर लिख दूं 0 और इधर लिख दूं 450। रीजन बताएं जरा जल्दी से।
पिछले साल तक की एकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कहां शिफ्ट हो गई होगी? और अल्लाह का शुक्र है गलती आपसे पेपर में इसलिए नहीं होनी थी कि अमोलेटेड अमोर्टाइजेशन दी नहीं हुई थी, आपने लिखनी भी जीरो ही थी, तो इसलिए पेपर में गलती वैसे ही नहीं होनी थी। हमने थोड़ी लॉजिक की बात कर दी ना। चलें जी आगे। 1 जुलाई 2017। अच्छा, सरप्लस को नहीं लेके जाते हो भाइयों, सरप्लस को नहीं लेके जाते। सरप्लस इन तीनों में से कहीं नहीं आएगा। अगर कोई वर्किंग शर्किंग करनी हुई सरप्लस की, वो मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह दिखा दूंगा कि सरप्लस कहाँ जाता है और क्या होता है। लेकिन प्लीज सरप्लस ना एसेट अकाउंट में आते, ना अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट में, ना इधर। ये सरप्लस पिछले साल का है, पिछले साल का। हमारे साल जो सरप्लस आएगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ये पिछले साल का क्लोजिंग सरप्लस है। आगे चलें। हमारे साल के पहले दिन हमने मैंगो लिमिटेड को खरीद लिया। मैंगो लिमिटेड में जो चीजें खरीदी उनमें से कौन कौन सी नोट में जानी है? सॉफ्टवेयर, एबीसी प्रोडक्ट, कस्टमर लिस्ट और गुडविल। इन सबको अब उठा लें। सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एडिशन में डाल दूं कितना? 200। अदर एसेट्स को क्यों ना डालूं? क्योंकि नोट इंटेंजिबल के और ये टेंजिबल होंगे। एबीसी प्रोडक्ट, ये R&D उसने कितनी खुद खर्चे में डाल दी थी? 80। लेकिन मैं क्यों नहीं 80 यूज कर रहा? क्योंकि मेरे लिए ये परचेज्ड R&D है। और सुबह सुबह पढ़ा है, जब बिजनेस एक्वायर हो रहा होगा तो परचेज वाली सारी चीजें किस पे रिकॉर्ड करनी है? ये पूछने के पिछले ने कितना खर्चा कर दिया था या आज की फेयर वैल्यू? आज की फेयर वैल्यू। कस्टमर लिस्ट 20 पे, और आखिरी चीज क्या है? गुडविल कितने पे? सॉफ्टवेयर किस पे रिकॉर्ड किए हैं? फेयर वैल्यू। बार बार लफ्ज़ बोले फेयर वैल्यू ताकि याद हो। प्रोडक्ट किस पे रिकॉर्ड की है? कस्टमर लिस्ट क्यों रिकॉर्ड कर दी है? परचेज्ड है। किस पे रिकॉर्ड की? गुडविल भी परचेज्ड है आज। नेक्स्ट, हो गया सारा। बारह जमा 48 जमा 6 जमा 4। इसको प्रॉपर तरीके से लेके चले ना। ये हमारी वर्किंग 1 बन गई। अब मैं वर्किंग 2 कर देता हूं। नहीं 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 भाई, इस तरह नहीं। 70 अगर आपने शो कर दिया ना तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कौन सी जमा की है कौन सी नहीं की। अब आप एक एक को जमा करें ताकि एग्जामिनर ने हर एक के अलग अलग नंबर रखे होंगे। जब आप जमा करेंगे ना हर एक को अलग अलग, तो उसको फिर आपको नंबर देना आसान हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने हैपहैज़र्ड को लिख दी तो उसको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या गलती की है, सारे नंबर आपके काट लेगा। 0.5 उसने इसके रखे होंगे, 0.5 इसके रखे होंगे, 0.5 इसके, 0.5 इसके। आप अगर 4 ऐड नहीं करेंगे तो आपको 1.5 मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे। तो इसलिए वर्कआउट करें। वर्कआउट 12 जमा 48 जमा 6 जमा 4 इज इक्वल टू 70। 70 इस साल खर्चा हुआ है इंटरनली जनरेट पे। यार इसके साथ इंग्लिश मेरा नहीं ख्याल लिखना जरूरी है, आई कैप भी नहीं लिख रहा, ये पहले मैं भी लिखा करता था। इसका हल ये है कि यहां वर्किंग 2 आप लिख दें, बस इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है कि ये क्या निकाल रहे हो आप। और इसके साथ वर्किंग 1, गुडविल वर्किंग 1 से लिख लिया। बहुत अच्छा सवाल था भाई का। भाई ये पूछ रहे थे कि मुझे यहां लिखना चाहिए एडिशंस इन प्रोडक्ट,
या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट, लेकिन मैंने नहीं लिखा, चलेगा अगर आपने वर्किंग का रेफरेंस दे दिया है। जब वर्किंग का रेफरेंस दे दिया उसको पता चल गया है कि इट इज प्रोडक्ट की एडिशंस। हाँ, यहाँ तो ये तो नोट का हिस्सा है भाई, यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरा लिखेंगे, ये सॉफ्टवेयर पूरा लिखेंगे, एसडब्ल्यू में लिखेंगे। आगे चलें जी, इसका क्या करें? एरोन जकम जुलाई द फेयर वैल्यू ऑफ आवर कस्टमर लिस्ट इंटरनली जनरेट, इग्नोर। पाँव उठेंगे फिर पीछे आ जाएंगे, फिर उठेंगे फिर पीछे आ जाएंगे। ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स एक्सेप्ट गुडविल वाज 10 ईयर्स। सारी चीज़ों की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। वो एक ही गो में जरा हम जो है वो अमोर्टाइजेशन अभी निकालते हैं चीज़ों की। ऑन 31 मार्च 18 ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110 मिलियन। एक सॉफ्टवेयर हमने 110 मिलियन का बेच दिया। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर जो हमने 110 मिलियन का बेचा है, इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर की 3 चीजें चाहिए। सॉफ्टवेयर की 3 चीजें चाहिए। एक, मुझे बिके हुए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट चाहिए, वो मैं एसेट अकाउंट से बाहर निकाल दूंगा, वो मुझे बताएं। और मुझे बिके हुए सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन चाहिए और सारे सॉफ्टवेयर की इस साल की भी अमोर्टाइजेशन चाहिए, ताकि मैं सभी साथ फारिग कर दूं। आप मुझे बता दें सिर्फ क्या 2 चीजें रह गई निकालने वाली? दोनों सॉफ्टवेयर्स की इस साल की अमोर्टाइजेशन जितना जितना इस्तेमाल हुए, और बिके हुए सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन आज तक की जो किताबों में पड़ी हुई है। मैं अब हेडिंग देने लगा हूं समझने के लिए, अमोर्टाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। साल के शुरू में कितने थे? आप लोग इस तरह नहीं करते होते थे, ऑन ओपनिंग 0। साल के शुरू में नहीं थे। 1 जुलाई को सुबह 1 बजे कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। 1 जुलाई को सुबह 9 बजे जाके हमने किसी मैंगो कंपनी को पूरा खरीदा, तो ओपनिंग एसेट्स तो हमारे 0 हैं, ओपनिंग सॉफ्टवेयर 0 हैं। ऑन एडिशंस, और तीसरी लाइन कौन सी होती थी? ऑन डिस्पोजल। अच्छा, सॉफ्टवेयर कितने हैं? 2 में से एक सॉफ्टवेयर पूरा साल इस्तेमाल हुआ और एक सॉफ्टवेयर 9 महीने इस्तेमाल हुआ। आपकी मर्जी है कि वो जो सॉफ्टवेयर बिका है उसको एडिशन में डाल के डेप्रिशिएट कर दें, या जो सॉफ्टवेयर बिका है उसे डिस्पोजल में लिख के डेप्रिशिएट कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं शो करता हूं। मैं फिलहाल एडिशंस में शो करता हूं। दोनों सॉफ्टवेयर खरीदे ना इस साल। एक सॉफ्टवेयर जो पूरा साल इस्तेमाल हुआ और एक सॉफ्टवेयर जो 9 माह इस्तेमाल हुआ। अब कुछ बच्चे क्लास के बाद आके कहते हैं कि ये वाली लाइन आपको डिस्पोजल में लिखनी चाहिए थी। ठीक है, डिस्पोजल में लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एडिशन भी ये इसी साल की है, तो अब लेकिन दोनों जगह ने डिडक्शन निकालनी। तो ऐसे एसेट भी दुनिया में हो सकते हैं कि उसी साल खरीदे उसी साल बिक गए, तो मर्जी है इसकी डिडक्शन एडिशन में निकालें डिस्पोजल में निकालें, बस 9 महीने डेप्रिशिएट करना है। 7.5 टोटल। व्हाट इज दिस? अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर 17.5। मेरे ख्याल से तो शायद आप इतने बड़े हो गए हैं कि अब वर्किंग 4 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फिगर इधर से निकालनी है आप निकलवा दें ताकि बात ख़त्म हो। एक्सेलेंट। बस अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन क्या निकालनी? अच्छा, कब से कब तक की अमोर्टाइजेशन आप निकालते होते थे बिके हुए एसेट्स की? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ, और वो यही है, परचेज ही हमारे साल की है। तो अगर थोड़े से बड़े हो गए हैं तो वर्किंग ना करें कोई नई, बस ये 7.5 इधर लिख दें। और आपके समझने के लिए मैं इस डब्बे का टोटल भी आपके सामने कर रहा हूं। एसेट अकाउंट से क्या बाहर निकाल दी? कॉस्ट। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन से क्या बाहर निकाल दी?
उसकी आज तक की अमोर्टाइजेशन। मेरे ख्याल से अब बीवी आएगी 90, क्योंकि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा है 100 रुपए वाला और वो सिर्फ 10 रुपए डेप्रिशिएट हुआ है। बीवी आएगी 90, चेक कर लेते हैं। क्लोजिंग बोलें 100, कितना 100 माइनस 10 बुक वैल्यू, मेरा सवाल वही है, सवाल के अंदर दिया हुआ 110 कहां लेके जाना है? सवाल के अंदर दिया हुआ 110 कहां लेके जाना है? डिस्पोजल अकाउंट बनाना ही नहीं तो छोड़े परे, कैश रिसीव कर लो, ऐसे टाइम ज़ाया करना है कर लो। डिस्पोजल अकाउंट बनाने को दिल चाह रहा है आपका, तो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कॉस्ट बताओ बिके हुए की, आज तक की अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन 7.5, कैश 110, बैलेंसिंग फिगर इधर नहीं आ रही होगी, इधर आ रही होगी 17 नो नीड ऑफ 110 को कहीं नहीं लेके जाना। एसेट अकाउंट से क्या बाहर निकालनी होती है? कॉस्ट। अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन से क्या बाहर निकालनी होती है? अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। और कैश रिसीव बारों बार कहां जाता है? डिस्पोजल अकाउंट में, और फिर गेन लॉस P&L में जाता है। तो इसलिए 110 को काट दें, 110 सवाल में किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, ग्रुप फॉलोज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस। पिछले साल के एंड की क्या थी फेयर वैल्यू? 450। इस साल के एंड की 350। whereas cost model is used for other intangibles. As on 30/6/18, fair value of license was assessed at 350 million. Year end के ऊपर लाइसेंस की फेयर वैल्यू 350 है। साल के शुरू में कितनी थी फेयर वैल्यू? 450। साल के एंड पे 350। एक भाई ने अभी बोंगी मारी है कि साल के शुरू में इसकी फेयर वैल्यू थी 450, साल के एंड पे है 350, तो भाई ने क्या 100 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड कर दें। भाईजान ये लैंड टाइप चीज नहीं है कि जो डेप्रिशिएट ही नहीं होती। भाईजान पहले 450 को डेप्रिशिएट करके यहां तक लाएंगे, उसके बाद जो बुक वैल्यू आएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन दैट विल बी कंपेयर्ड विद 350। सो प्लीज ट्राई टू बी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें चीज को। तो 450 को 350 ब्लाइंडली कंपेयर ना करें। वर्किंग जी रिवैल्यूएशन की, अब ये वर्किंग ना अल्लाह करे आपको याद आ जाए FAR 1 वाली, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स घर में भी ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने इधर कॉलेज से नहीं पढ़ा हुआ, तो उन्होंने डिफरेंट टीचर्स से पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है वो रिवैल्यूएशन की वर्किंग किसी और तरीके से कराते हों। ये वाली रिवैल्यूएशन की वर्किंग देख लें, अगर उन हजरात को समझ ना आई तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, वेट कर लें। IAS 12 में हमने रिवैल्यूएशन FR 1 वाली रिवाइज करनी है एक दिन, तो फिर इंशाल्लाह उनको जो हमारी वाली मेथोडोलॉजी है रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट की वो समझ आ जाएगी। वर्किंग नंबर कौन सी बन रही है? 4। और किसकी डिस्कशन होने लगी है? लाइसेंस की डिस्कशन होने लगी है। इसमें मैं एक कॉलम डालने लगा हूं डेट, एक कॉलम डालने लगा हूं डिस्क्रिप्शन का, एक कॉलम डालने लगा हूं एसेट का, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट भी होगी, रिवैल्यूड अमाउंट भी होगी, एक कॉलम डालने लगा हूं रिवैल्यूएशन सरप्लस का। मुझे बताएं हमारे साल के पहले दिन या पिछले साल के आखिरी दिन किताबों में जो बैलेंस आ रहा है वो एसेट अकाउंट की मद में पिछले साल के आखिरी दिन कितना आ रहा था? 450। और इस एसेट के ऊपर सरप्लस कितना था पिछले साल तक? 450 और 30।
अब मेरा यह सवाल था कि मैं 450 को 350 से कंपेयर करूं या पहले डेप्रिशिएट कर लूं? पहले डेप्रिशिएट करें। 30 जून 2018 चल रहे हैं, 30 जून 2018 डेप्रिशिएट, लाइफ 10 साल है सारी चीजों की, तो डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन। शायद आपको याद हो कि सरप्लस को भी आहिस्ता आहिस्ता रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन ये 30/5 अभी हमारे सवाल की डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एसेट से खेलना है। लेकिन क्योंकि आने वाले दिनों में ये किया भी करेंगे, तो ऐसी जरा शो कर रहा हूं आपके सामने। एसेट बता दें 450 का है या साल के एंड पे 45 से वैल्यू लूज कर जाएगा? ये डिस्कशन ऐसे ही है, 3 रुपए, इसको छोड़ें, बस इधर एसेट पे नजर रखें। 30 जून 18 को मुझे बता दें इस वक्त बुक्स में इसकी वैल्यू क्या है एसेट की? 405। जरूरत नहीं इसकी, चलें खैर है 27। अब ईयर एंड की बुक वैल्यू भी अवेलेबल हो गई, और अल्लाह का शुक्र है सवाल में वापस आए, ईयर एंड की फेयर वैल्यू भी अवेलेबल हो गई। अब मैं ईयर एंड की बुक वैल्यू को ईयर एंड की फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा, तो ईयर एंड पे निकल आएगा मेरा रिवैल्यूएशन का सरप्लस आया या लॉस आया जी। 30 जून 18 मार्केट में कितने का हो गया है रीवैल्यूड अमाउंट? रीवैल्यूड अमाउंट 350। अब मुझे बताएं आप, लेकिन पहले 27 नहीं उड़ाएंगे अंदर से? क्या चीज? पहले वो 27 नहीं उड़ाएंगे जब ये डिफरेंस करेंगे? वो सरप्लस की डिस्कशन चलेगी, अभी ना रहने दो, जब हम रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे ना फिर आपके सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। अभी अपनी बहस को सिर्फ एसेट तक रखो, फिर मैं आपका कोई सवाल है तो लेता हूं जी। रिवैल्यूएशन लॉस कितना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो 55 का लॉस आएगा पहले 27 के सरप्लस को खत्म करेगा, बाकी P&L में जाएगा। बट दैट डिस्कशन इज ऑफ फाइनल अकाउंट, नॉट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। हमारी डिस्कशन सिर्फ इतनी सी महदूद है फॉर IAS 38। तो मेरा एसेट का सरप्लस पिछले साल कितना था छोड़े परे, मेरा एसेट कितने का था पिछले साल? 450। किसी को मसला है इस कैलकुलेशन में? वेट करे, IAS 12 में इंशाल्लाह ये डिस्कशन आ जानी है। मेरा एसेट कितने का था? 450। कितने साल में वैल्यू लूज करना था? 10 साल में। हमारे साल कितनी वैल्यू लूज कर गया? 45। किताबों में कितने का पड़ा हुआ है? 405 का। 405 वाली चीज साल के एंड पे बाजार में कितने की है? तो 55 का क्या आ गया? लॉस आ गया। अब आप मुझे बताएं जर्नल एंट्रीज कितनी होंगी? 45 रुपए की कोई जर्नल एंट्री बताए? 45 रुपए की। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट पहली एंट्री होगी। इसकी मेरे भाई 2 एंट्रीज होती हैं। What is the balance in accumulated amortization account? 45। एक एंट्री होगी accumulated amortization debit asset account credit, और आखिरी एंट्री एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये वाली साइड मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे क्या, मैं तो एसेट से खेल रहा हूं अभी। एसेट क्रेडिट विद हाउ मच? 55। और इन द एंड इंशाल्लाह बीवी आएगी 350, वो हम देख लेंगे। इन द एंड बीवी आएगी 350। चलें जी, तसल्ली से जरा मुझे 2 जर्नल एंट्रीज रिवाइज करा दें। अमोर्टाइजेशन चार्ज करने की एंट्री बचपन में पढ़ी थी, किसी को याद हो? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट।
क्या मैं रिवैल्यू करूं या रिवैल्यू करने से पहले एसेट को वार्म अप करूं, यानी अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन को एसेट में शिफ्ट कर दूं? व्हाट इज द बैलेंस लाइंग इन अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट? शिफ्ट दिस बैलेंस, accumulated amortization debit और asset account credit। ये तो हो गई accumulated amortization को एसेट में शिफ्ट करने की एंट्री, FR1 वाली। आखिरी एंट्री बता दें, एसेट क्रेडिट सरप्लस डेबिट P&L डेबिट, छोड़े 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 छोड़े, FR1 शुरू होगी, छोड़े एसेट क्रेडिट बस। विद हाउ मच? ये क्या चक्कर है, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन का बैलेंस क्यों जीरो आ रहा है? साल के आखिर में रिवोल्यूशन हुई है तो सारा बैलेंस शिफ्ट हो गया एसेट अकाउंट के अंदर। अल्लाह का शुक्र है हमारे एसेट 350 पे आ रहा है किताबों में। नोट, अच्छा वैसे ये सवाल ना भी कराया जाता ना तो आधा आप हजरात ने खुद कर लेना था। आखिरी जी एडजस्टमेंट नहीं, अभी नहीं। गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20%। गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20%। गुडविल कितनी है? वर्किंग नंबर चले निकाल लें इधर ही जगह। वर्किंग 5 90 इंटू 108। और यार मड़ा ना कर, मारने तुझे। 18। ओपनिंग का बैलेंस कॉलम यहां डाला हुआ है ओपनिंग का, मैंने कहा था डाल लें एहतियातन। ओपनिंग तो जीरो है। इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर 18। कोई जगह आपको अगर खाली खाली फील हो रही है तो बता दें, वो भर के फिर मैं टोटल्स करना शुरू करूं। नहीं नहीं, अमोर्टाइजेशन गुडविल की नहीं आएगी, गलत बात कर रहे हो, गुडविल अमोर्टाइज नहीं होती। और कोई जगह खाली पड़ी है तो प्रोडक्ट की लाइफ 10 साल, कस्टमर लिस्ट की लाइफ 10 साल, इन दोनों को अमोर्टाइज कर दें। कहीं नहीं लिखा हुआ इनडेफिनेट लाइफ है चीजों की। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स। तो ये नहीं ज्यूम करना किसी की लाइफ इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट लाइफ होती है तो सवाल बताता है। और ऑल का मतलब बताएं क्या है, ये ऑल सर्कल लगाएं, ऑल का मतलब बताएं क्या है, जितने एसेट हैं सबकी लाइफ 10 साल है। लेकिन मेरे ख्याल से कस्टमर इस साल के शुरू वाली है, यकम जुलाई को खरीद ली थी ना, तो इसको तो पूरे साल पे अमोर्टाइज कर दें। लेकिन प्रोडक्ट जब परचेज की थी तब इनकम्प्लीट थी प्रोडक्ट डिजाइन, और इसको कंप्लीट करते करते हमें काफी अरसा लग गया था, और जाके यकम मई को प्रोडक्ट मुकम्मल हुई थी। बाद में हमने डिजाइन भी की, पायलट प्लान भी, तो प्रोडक्ट पर 2 महीने की अमोर्टाइजेशन और कस्टमर लिस्ट तो यकम जुलाई को परचेज कर ली थी, उस पर पूरे साल की। वर्किंग नंबर 6, कस्टमर लिस्ट नहीं, प्रोडक्ट बताएं। 95 नहीं, 95 ना, 95 जमा 70। प्रोडक्ट है कितने की? 95 की कहां से भाई? 95 की खरीदी थी, 70 का खर्चा किया था। व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एडिशंस? 165। तो 95 प्लस 70 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय मई जून 2.75। एंड लास्ट वर्किंग 7, कस्टमर लिस्ट
बेस डिवाइडेड बाय ये मुश्किल वाला मैं जमा कर देता हूँ 20 और 90। ये आसान वाला आप बता दें। इस डब्बे की जरूरत नहीं है पेपर में। हाँ हाँ 18 भी नेगेटिव होगा। 18 क्यों नेगेटिव होगा? क्लोजिंग है ना, ये भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है। बीवी, बीवी के लिए वैसे जगह नहीं बची। वन 160 कैमरा यहां तक रखो, वहां से लेके, ताकि अगर किसी ने अब तस्वीर खींचनी है। जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा ये आप बता दें कि सिर्फ ये लाइन नहीं थी, परचेज एसेट्स को बिजनेस कॉम्बिनेशन में किस पे रिकॉर्ड करना है? एट द डेट ऑफ। और थोड़ी सी हमने एक रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट की है। अगर वो किसी को भूल रही हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ये इंशाल्लाह हम IS 12 में पढ़ेंगे। 3 एंट्रीज मैंने की थी इन दोनों को सामने रखते हुए। चलो भाई आप दूसरा पार्ट शुरू करो।